दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi Note 8 Pro का मोबाइल आया है जिसके अंदर बेसमेंट की इशू है। चलो थोड़ा सा इसका अबाउट पे जाके चेक कर लेते हैं कि क्या सीन है। ये देखिए, इसके अंदर बेसमेंट की इशू है, यानी कि बेसमेंट अननोन है। आज हम एक MT के चिपसेट की मोबाइल के ऊपर चेक करेंगे कि बेसमेंट के लिए क्या क्या रिपेयर होना चाहिए और बेसमेंट की इशू के लिए हम कौन सा लाइन को जिम्मेदार मानते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो जो भी बंदा देखेगा इसको बेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए हैं, उन्होंने इसके ऊपर CPU रिवल किया है और उसका RFIC को उन्होंने चेंज किए है। CPU रिवल हुआ है और RFIC नया रिप्लेस किए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा हार्डवेयर सेक्शन पे जाते हैं और पहले ही उसको ट्रेसिंग कर लेते हैं कि इसका 1.1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट जो VRF की लाइन होती है तो 2 वोल्ट आता है। तो 2 वोल्ट को यहाँ से 3 वोल्ट में डिवाइड होता है, एक RX के लिए, एक TX के लिए और एक डिजिटल सप्लाई के लिए। जिस तरह से हमने क्वालकॉम पे पढ़े थे कि WTR को 4 वोल्ट मिलती है, एक TX, एक RX और एक डिजिटल सप्लाई और एक RF2। यहाँ से 1.2 वोल्ट कमिंग ओके, यानी कि यहाँ से आ रहा है हमारा 1.2 वोल्ट। तो यहाँ से आ गया फिर चला गया, शायद ये स्लीप मोड में चला गया होगा या फिर बंद हो गया होगा, ऐसा ही कुछ हो गया। या फिर नेटवर्क सेक्शन सही होगा। अगर नेटवर्क सेक्शन आपका सही होगा यानी कि हार्डवेयर सेक्शन, तो इस कंडीशन पे आपका वोल्टेज वगैरह आके चला जाएगा। चलो फिर एक बार चेक करते हैं कि यहाँ से भाई फिर 1.2 आ गया। फिर आने के बाद देखेंगे कि 1.8 वोल्ट का लाइन, 1.2 तो यहाँ से बराबर मिल रहा है। 1.8 वोल्ट ये कैपेसिटर पे हमको 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। अभी देखिए 1.8 वोल्ट आया था, 7 मीटर की प्रोब ठीक से नहीं लग रहा है। 1.8 वोल्ट आके वो भी मतलब चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ से हम श्योर हो गए कि ये दोनों वोल्टेज हमारा वेरिएबल पे है। अगर ये दोनों वोल्टेज हमारा वेरिएबल पे है तो हम कंफर्मेशन हो गए कि हमारा नेटवर्क सेक्शन पे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से वोल्टेज हमको स्टेबल मिला या फिर मतलब नहीं मिला, वो सब अलग बात है। लेकिन यहाँ से वोल्टेज आके चला जाना, यहाँ से नेटवर्क सेक्शन के ऊपर इतना मेरे को डाउट नहीं जा रहा है। चलो ये दोनों के पास जितना वोल्टेज आना था मेरे हिसाब से 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इस पे आ रहा है और थोड़ी देर के बाद ये चले भी जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज है हमारा पहले जो था मतलब इसको बेसमेंट मतलब RFIC के पास हमारा पहले वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये वोल्टेज को इसके अंदर हमने चेक कर लिए, आ गया। ये जो तीनों रजिस्टर यहाँ से आप देख रहे हैं, ये तीनों रजिस्टर के अंदर एक डिजिटल सप्लाई रहता है। वो डिजिटल सप्लाई का मिसिंग होने से आपका बेसबैंड ऑन हो सकता है। तो यहाँ से क्या लगा है, 6816 इस तरह से कुछ लगा है हमारा RFIC। तो ये Redmi Note 8 Pro है। तो Redmi Note 8 Pro का यहाँ से क्या इशू की वजह से हमारा बेसबैंड ऑन हो गया, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम मतलब डीपली एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो यहाँ से इसको IC को हमने ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका प्याड को साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम इसका सिंपल सी GR वैल्यू लेंगे, यानी कि ग्राउंड रेजिस्टेंस मोड में इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो आया है, किसी ना किसी जगह पर होगा, CPU या फिर RFIC या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह। तो सॉफ्टवेयर तो उन्होंने कर दिए है, CPU तो रिबल हो गया है, RFIC तो चेंज हो गया है। तो हम सिर्फ ट्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फ़ोन आते हैं दोस्तों, वो फ़ोन ये सब इस तरह से काम होकर थोड़ा सा आता है, जो कि हम ओनली ट्रेसिंग करके आपको बताते हैं कि कहाँ से इशू है। चलो हमने इसको साफ सुथरा कर दिया। तो पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये जो सीन है हमारा मतलब बेसमेंट के लिए कौन सा जिम्मेदार का लाइन होता है, वो थोड़ा सा हम बोर्नियो स्कीमेटिक को अभी ओपन करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ को यहाँ से चेक करेंगे बेसमेंट के लिए। और एक बार बोलता हूँ दोस्तों, MT के फ़ोन की चिपसेट के अंदर क्या क्या चीज़ को आपको देखना पड़ेगा एक बेसमेंट जब आपकी अननोन हो जाएगी हार्डवेयर सेक्शन पे।
तो इस पे क्या था कि 6186 का हमारा लगा है RFIC। चलो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि बोर्नियो स्कीमेटिक के अंदर क्या क्या सीन होता है। तो हमारी पास यहाँ से जब बोर्नियो स्कीमेटिक के पास हमने जाएंगे तो पहले हम इसके ऊपर देखेंगे कि BSI का सेक्शन कहाँ पर है। तो यहाँ से जो BSI का सेक्शन हमको मिलेगा, ये BSI का सेक्शन देखिए, ये BSI का एक इनेबल का पॉइंट है और एक क्लॉक का और एक डाटा 0 डाटा 1, यानी कि डाटा का 2 लाइन होता है और BSI का क्लॉक की लाइन होता है और BSI का चेक लाइन हो ये इनेबल की लाइन होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये चारों लाइन आपका RFIC का मतलब BSI मतलब बेसबैंड के लिए यहाँ से काम किया जाता है। Z12, L12, M11 और K11 इस तरह से है। उसके बाद ये लाइन को देखोगे तो ये लाइन आपका CPU के पास ही जाएगा और CPU से RFIC के पास रहेगा और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। ये हमारा यहाँ से मैं जो दिखा रहा हूँ आपको CPU से लेकर RFIC के तक मैं ट्रैक दिखा रहा हूँ। तो J12, L12, M11, K11 के पास पहले हमको GR वैल्यू देखना है कि GR सही आ रहा है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। J12, L12, M11, K11 के पास हम देखेंगे कि GR बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ये सब GR अगर मिसिंग हो जाएगा तो हमारा बेसबैंड अननोन हो जाएगा। और यहाँ से जितने भी लाइन होती है, हमने तो देखा इसके अंदर वोल्टेज वगैरह आ रहा है, और जितने लाइन होता है वो लाइन को चेक करने की आपका ज़रूरत नहीं है। MT के फ़ोन की चिपसेट के अंदर, क्वालकॉम के अंदर मैं भी इस तरह से एक वीडियो बनाऊंगा। क्वालकॉम के अंदर आपको क्या क्या मतलब चीज़ चेक करना पड़ेगा हमारा बेसबैंड के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या BSI का सेक्शन। और रहेगा इसके अंदर क्या सीरियल क्लॉक, जो क्लॉक का इनेबल का हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा MT के चिपसेट के अंदर बेसबैंड के लिए इनेबल दिया जा रहा है और क्लॉक की 26 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक की इनपुट कहाँ पर हो रहा है। यहाँ से देखो एज 13 पर हमारा एक 0 ohms का रजिस्टर बैठा के इनेबल BB लिखा है, यानी कि इनेबल बेसबैंड। बेसबैंड के लिए यहाँ से एज 13 पर एक इनेबल की सप्लाई होती है और एक होता है यहाँ से क्या H11 क्लॉक 26 मेगाहर्ट्ज, जो कि H11 नंबर पिन पर हमको मिलेगा 26 मेगाहर्ट्ज का हमको फ्रीक्वेंसी। तो चलो यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये सब लाइन पे हमारा GR वगैरह कम्प्लीटली आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से फिर एक बार हम यूज़ करेंगे हमारा बिटमैप को। बिटमैप की सहायता से हम चेक करेंगे हमारा J12, L12, M11, K11 की लाइन पे GR आ रहा है कि नहीं। इस पे GR आ रहा है, ये सही है। और सेकंड पे हम चेक करेंगे, इस पे भी GR आ रहा है। यहाँ से राइट कर्नर पे जो हमने इमेज लगाया है उसके अंदर हमारा J12, L12, M11, K11 का यहाँ से इमेज शो हुआ है। तो इधर उधर मैंने क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारा J12, L12, M11 जो लाइन होता है, जो इमेज मैंने लगाया हूँ उसके अंदर ही है। तो आराम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी GR आ रहा है, यहाँ से भी GR आ रहा है। ये चारों लाइन पर हमको GR आ रहा है और GR भी सेम ही है क्योंकि ये I2C का लाइन होता है, इसके अंदर GR सही आ रहा है। चलो ये जो लाइन पे हमने देखे कि इसके अंदर कोई भी हमारा इशू नहीं आया। और अभी हम देखेंगे कि H13 को, यानी कि जो हमारा क्लॉक के लिए एक 0 ohms के रजिस्टर बैठा के इनेबल हो रहा है, वो इनेबल की सप्लाई यहाँ से बेसबैंड के लिए मतलब यहाँ से आ रहा है कि नहीं। ये CPU से इनेबल की सप्लाई आता है, फिर भी देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ से कहाँ पर जाता है। ये यहाँ से हमने जो क्लिक किए है ये हमारा H13 का पिन है और यहाँ से हमने देखेंगे कि एक 0 ohms का रजिस्टर बीच में बैठा है। ये जो रजिस्टर का यहाँ से जो बिटमैप पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्टर यहाँ से हमको लग रहा है मिल रहा है, यहाँ से हमारा 0 ohms के रजिस्टर है। तो यहाँ से नीचे से 1 2 3 गिन के और राइट और फोर्थ नंबर से 1 2 3, फोर्थ नंबर से 1 2 3, हाँ फोर्थ से, हाँ 1 2 3 4 ये वाला पे हमारा ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा GR नहीं आया। ये तो हमारा इनेबल की लाइन है,
शायद एक जीरो ओम्स के रजिस्टर, जीरो ओम्स के रजिस्टर भी खराब हो सकता है। ये रजिस्टर के हिसाब से आ रहा है ना, तो रजिस्टर को पहले चेक कर लेंगे, रजिस्टर के पास आ रहा है कि नहीं। यहाँ से भी जीआर नहीं। ये बेसमेंट की इनेबल की लाइन हमारा शायद मिसिंग है। तो यहाँ से जीरो ओम्स के रजिस्टर बैठा है, तो थोड़ा सा यहाँ से रजिस्टर को देख लेते हैं कि रजिस्टर सही है कि नहीं। अगर रजिस्टर के दूसरे पार भी मतलब जीआर आना चाहिए, रजिस्टर की इस पार भी जीआर नहीं आ रहा है, उस पर भी जीआर नहीं आ रहा है। ये रजिस्टर सही है, जीरो ओम्स का रजिस्टर है, इस पे भी जीआर नहीं, यानी कि ये लाइन पूरा हमारा मिसिंग है। थोड़ा सा ये लाइन को ट्रेस करते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ पर जाता है। ये सीधे सीपीयू के पास ही जाता है। तो सीपीयू के पास हमारा लेफ्ट कर्नर पे नीचे एक टीपी दिया गया है, जिसके पास ये लाइन हमारा जा रहा है। बहुत ही अच्छा बात है, सीपीयू को हम ड्रिल वगैरह नहीं करेंगे। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास सेंड किए है वो तो सीपीयू रिबल इसके अंदर कर दिए है, लेकिन सीपीयू रिबल करने से ये मसला सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से जीआर आ रहा है, चलो हम यहाँ से कंफर्म हो गए कि ये लाइन मिसिंग है। फिर भी और एक बात बोलता हूँ यहाँ से, ये जो जीआर हमको ग्राउंड रेजिस्टेंस मिल रहा है ना सीपीयू के पास, ये पावर आईसी जो सेकेंडरी पावर होता है उसके पास से हमारा अंदर से ये पुल अप कर रहा है। तो यहाँ से जो लाइन है हमारा इनेबल के लिए, ये जो लाइन अंदर से पावर आईसी से भी कनेक्ट है, वो ये यहाँ से 1.8 वोल्ट की लाइन यहाँ से पुल अप किया जाता है, जो कि ये जो लाइन होता है इंटरनली ब्रेक हो गया है। और इसके अंदर हम अभी कंफर्म नहीं हो सकते कि ये पावर आईसी का जीआर आ रहा है या सीपीयू का जीआर आ रहा है। तो थोड़ा सा जंपर लगाते हैं, उसके बाद नहीं हुआ तो हम पावर एसी को ओपन करेंगे, सीपीयू से जीआर आ रहा है कि नहीं देखेंगे। कभी कभी ये जब दोनों लाइन आपको एक साथ मिलेंगे कनेक्ट होते हुए, तो दोनों चीज को आपको उठाना पड़ेगा या फिर एक चीज को उठाना पड़ेगा, तभी जाकर आप कंफर्म होंगे कि ये लाइन पे ये इशू था, ये इशू नहीं है। दो लाइन एक सिरे पर कनेक्टिविटी होगा, दो कंपोनेंट आपका लगेगा, सीपीयू या मास्टर और स्लेव लगेगा एक लाइन पर, आप एक को हटा के चेक करेंगे, दोनों को लगा के चेक करेंगे तो हमारी कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन सा जीआर हमको मिल रहा है। चलो इसको थोड़ा सा हम रिबल करते हैं कि हमारा आरआईपीआईसी को रिबल करने के बाद हम पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ से प्रॉब्लम पता चल गया है कि यहाँ से हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमारा बेसमेंट के लिए जो इनेबल की सप्लाई आता है वो हमारा मिसिंग है। चलो ये डब्लू मतलब हमारा आरएफआईसी का मसला नहीं है, आरएफआईसी से हमारा कोई यहाँ से लेन देन नहीं है। आरएफआईसी यहाँ से सही है, क्योंकि आरएफआईसी को 1.2 और 1.8 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन जो हमारा बेसमेंट के लिए इनेबल की सप्लाई होती है वो हमारा नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ से नेटवर्क सेक्शन पे मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो यहाँ से हमने जो आरएफआईसी है उसको हमने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम एक जंपर बैठाएंगे, सीपीयू का एक कर्नर से हमारा जो लाइन मिसिंग है हम वहाँ से एक जंपर बैठाएंगे, किसके पास, हमारा आरएफआईसी का जो इनेबल के लिए बेसमेंट इनेबल के लिए जो रजिस्टर लगा है वो रजिस्टर के पास एक जंपर लगाते हैं। दोस्तों ये छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन ट्रेसिंग करना पड़ेगा कि ये कौन सा लाइन है हमारा एमटी के चिपसेट के अंदर बेसमेंट के लिए। जब आपको पता चलेगा कि दोस्तों बेसमेंट के लिए कौन सा लाइन जिम्मेदार होती है एमटी के चिपसेट के अंदर, तो आपको रिपेयर क्या हो जाएगा कि बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से हमने बीएसआई के सेक्शन को पहले फाउंड कर ली, उसके बाद इनेबल की लाइन को देखा कि यहाँ से इनेबल की लाइन मिसिंग था। चलो यहाँ से ही माइक्रोस्कोप के साथ थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। सेकेंडरी कैमरा के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर अनसक्सेस मिला तो फिर हम सीपीयू को ओपन करेंगे, पावर एसी को ओपन नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि पावर एसी के वगैरह में कोई काम नहीं हुआ है। जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है, जो हमारा काम हुआ है सीपीयू के ऊपर, तो सीपीयू का मतलब लाइन भी मिसिंग हो सकता है। थोड़ा सा ऑन करके हमारा कन्फर्मेशन हम हो जाएंगे कि यहाँ से हमारा बेसमेंट की अननोन के जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है कि नहीं। यहाँ से तो इनेबल की सप्लाई नहीं आ रहा था, ये श्योर है। और इनेबल की सप्लाई यहाँ से हमने दिए कहाँ से, सीपीयू से एक जंपर लगा के यहाँ से दे ली।
ये देखिए बेसमेंट हमारा सक्सेसफुल ऐड हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलता होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।